वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने किडनीज के बारे में पढ़ा था और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था, और वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। तो भाई अगर यही नेफ्रॉन अज्यूम करिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वेस्ट जो है उसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी। मतलब हमारी बॉडी में यूरिया, क्रेटिनिन, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स जो एक्सेस है वो वहीं के वहीं पर डिपॉजिट होते रहेंगे और हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल सकती है। तो इस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या फिर हमें किडनीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम बॉडी में से ये सारा वेस्ट जो है बाहर एलिमिनेट कर सकें। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हेमोडायलिसिस। जब किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रॉन काम नहीं करता, मतलब वहाँ पर जो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था, आपको शायद याद आए इस पिक्चर को देख करके, जो हमने यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये पूरे नेफ्रॉन के अंदर ये वॉर्मन कैप्सूल था, जो इसके अंदर हमने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब ग्लोमेरुलस देखा था। तो इसके अंदर हमने बोला था क्या होती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब अगर यही अल्ट्राफिल्ट्रेशन ना हो तो हमें आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हेमोडायलाइजर का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो हेमोडायलाइजर जो है वो क्या करता है? इसी वेस्ट को बॉडी में से एलिमिनेट करता है। अब आखिर ये ज़रूरत कब पड़ती है? हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन को अभी इतनी मतलब एक पर्सन को अभी जो है वो आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत है? तो इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ टेस्ट करते हैं। पहले तो पेशेंट की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब उसको कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम रह सकती है, उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी और उसको नौजिया भी हो सकता है। तो वो पर्सन जब डॉक्टर्स के पास जाएगा तो डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो क्या करे, वो ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट करवाए। अगर उसके ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट में क्रेटिनिन क्लियरेंस का लेवल जो है वो 10 से 12 cc पर मिनट से फॉल करता है तो मतलब उसको डायलिसिस की प्रोसेस की ज़रूरत है, मतलब उसको आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो ये प्रोसेस है वो कैसे होती है और क्या इसमें रहता है सारा इसका जो सेटअप है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सो दिस इज द मशीन। तो हेयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मशीन। तो ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट, और जो ये इतना पोर्शन है दिस इज नोन एज मैकेनिकल पार्ट, और इसके साथ जो ये नीचे की तरफ इतना पोर्शन है इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक पार्ट। तो ये पूरा जो मशीन है वो हेमोडायलिसिस की प्रोसेस के साथ ही जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है हेमोडायलाइजर। तो इसमें होती है असल में फिल्टरेशन ब्लड की। तो ये जो पोर्शंस हैं वो आपको क्या हेल्प करते हैं? ब्लड को बॉडी में से रिमूव करके मशीन में एंटर करवाने में हेल्प कर सकते हैं। सो इसके साथ ही जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है हेमोडायलाइजर। तो इसमें होती है असल ये जो पोर्शंस हैं वो आपको क्या हेल्प करते हैं? मशीन में से ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इस प्रोसेस के दौरान ऐड करने हैं उनको ऐड करने में हेल्प कर सकते हैं। और जो ये पोर्शन है ये आपको बताएगा कि जो प्रोसेस है वो किस रेट पर चल रही है, ब्लड किस रेट से फ्लो कर रहा है, या फिल्टरेशन कितनी स्पीड पर हो रही है, या फिर जो वेस्ट है वो कितना जो है वो फिल्टर आउट हो चुका है या कितना फिल्टर करने की अभी भी ज़रूरत है, कि ब्लड में कितना वेस्ट जो अभी भी मौजूद है। यहाँ पर जो है वो टाइम एडजस्ट किया जाता है कि कितने टाइम के लिए प्रोसेस होगा। अगर 3 घंटे का है तो उसमें से कितना टाइम हो गया है और कितने टाइम के लिए और ये प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो रीडिंग्स जो है वो आती रहती हैं। तो ये ऐसे हमें ये भी पता चलेगा कि कितना वेस्ट जो है वो पेशेंट की बॉडी में मौजूद है, मतलब क्रेटिनिन का क्या लेवल है ये भी हमें यहाँ से पता चल सकता है। सो आगे देखते हैं कि अब जो ये हेमोडायलाइजर है
वो कैसे काम करता है और इसको कैसे पेशेंट की बॉडी में से ब्लड विथड्रॉ करने के लिए और या फिर दोबारा से ब्लड को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इस इमेज की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि हीमोडायलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस के दौरान पेशेंट की बॉडी में से जब ब्लड को विथड्रॉ करना होता है तो उस पेशेंट की आर्म में से ब्लड को विथड्रॉ किया जाता है। तो उसकी जो आर्म है उसको 2 पाइप्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो एक जो स्मूथ पाइप है वो क्या करती है, वो सिरिंज के साथ कनेक्ट करी जाती है, उसके थ्रू जो ब्लड को विथड्रॉ करके सो ब्लड पंप कर दिया जाता है किसमें, डायलाइजर में। और साथ ही के साथ इसमें हेपारिन को इंजेक्ट किया जाता है सो दैट ब्लड जब ट्यूब में से पास हो रहा है तो वहीं पर कहीं कोगुलेट ना हो जाए, तो एंटी कोगुलेंट हेपारिन जो है वो वहाँ पर ऐड किया जाता है। तो फिर ब्लड को हेमोडायलाइजर में डाला जाता है जिसके अंदर कुछ सेलोफेन की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड में से जो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल है उसको ही आगे पास होने देती हैं, जो मटेरियल अभी भी रिक्वायर्ड है उसको वो वहीं पर रख देती हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल चल रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि जो ये डायलाइजर है इसके अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेलोफेन की जो ट्यूब्स हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड में से वेस्ट को डायलाइजेट सोल्यूशन में फेंक देती हैं। तो वो डायलाइजेट सोल्यूशन कहाँ से आता है, अब देख सकते हो कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश डायलाइजेटिंग सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। जब यही जो डायलाइजेट सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल ब्लड जैसी होती है, तो उसको हम बाहर से एंटर करते हैं और इधर से हमारा जो पेशेंट का इम्प्योर ब्लड है वो आर्टरी में से इस डायलाइजर में एंटर हो रहा है। अब जब यहाँ से ब्लड आएगा तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सिलेक्शन होगी कि कौन सा मटेरियल जो है वो पाइप के अंदर रिटेन रहेगा। और में होता क्या है कि जो डायलाइजेट सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल ब्लड की तरह रखी जाती है। अब जो पेशेंट का ब्लड है वो तो इम्प्योर है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्ट है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्लड। तो अब क्या होगा, जब नॉर्मल ब्लड में ये वाला ब्लड, नॉर्मल ब्लड वाले डायलाइजेट सॉल्यूशन में ये वाला ब्लड डिफ्यूज करेगा, मतलब यहाँ से वेस्ट डिफ्यूज करेगा, तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगी, मतलब वेस्ट की मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो डायलाइजेट सॉल्यूशन था उसमें वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और इस ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड था उसमें वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ से जो ब्लड है वो अपना वेस्ट किधर भेज देगा, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वाले डायलाइजेट सॉल्यूशन में। तो जो अब फिल्टर्ड ब्लड है जो अभी पाइप में रह गया है उसको दोबारा फिर से सेंड बैक कर दिया जाएगा बाय द venous line through the vein into the by the venous line through the vein into the person's body। सो इस तरीके से जो ये साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है और जो स्पेंट डायलाइजेट सोल्यूशन है उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में हो जाता है, इसको काफ़ी सारे साइकिल्स लगेंगे इस प्रोसेस को। ये इतना टाइम कंज्यूम कर सकती है कि इसको 2 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को। तो नेक्स्ट टाइम फिर से जो इम्प्योर ब्लड है उसको पंप किया जाएगा किसमें, डायलाइजर में, और फिर यहाँ पर डिफ्यूजन होगी और डिफ्यूजन की प्रोसेस के बाद फिर से यहाँ से वेनस जो लाइन है उसके थ्रू ब्लड को बॉडी में सेंड बैक कर दिया जाएगा। तो हर बार यहाँ पर एक बार जो डायलाइजेट सॉल्यूशन यूज हो गया उसको साथ ही के साथ जैसे ही ब्लड इधर बॉडी में जाएगा वैसे ही उसको रिमूव कर दिया जाता है और नया जो डायलाइजेट सॉल्यूशन है उसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डायलाइजेट सॉल्यूशन है जो भी यूज हो चुका है जिसमें ऑलरेडी फिल्टरेशन के बाद वेस्ट की अमाउंट बढ़ गई है तो उसमें डिफ्यूजन कैसे होगी, क्योंकि डिफ्यूजन तो हर बार ऐसे होती है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट। तो अब सपोज करो हमने यहाँ पर डायलाइजेट सॉल्यूशन को रिमूव नहीं किया तो जो नेक्स्ट साइकिल होगा, जो दोबारा से ब्लड आएगा, जो इम्प्योर ब्लड है, जब वो आएगा तो यहाँ पर तो डायलाइजेट सॉल्यूशन में वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसमें भी वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और डायलाइजेट सॉल्यूशन में भी ज़्यादा है। मे बी यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन ही नहीं होगी
और या फिर उल्टा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से जो है वो इधर को मूवमेंट शुरू हो जाए। तो इसको हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हर बार इस डायलाइजेट सॉल्यूशन को यहाँ से हटाना पड़ता है। तो ऐसे जो है वो पूरी डायलिसिस की प्रोसेस होती है। हाँ, कभी कभी पेशेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि शायद ये प्रोसेस जो है वो पेनफुल होती है। नहीं, ये प्रोसेस ज़्यादा पेनफुल नहीं है। ये जैसे आपको एक बार सिरिंज इंजेक्ट करी जाएगी तब हल्का पेन है, उसके बाद ये पेनफुल नहीं है। और सवाल आता है कि किडनी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। तो किडनी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए, आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। तो ऐसे आपकी जो किडनी है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सकती है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो आज ख़त्म होता है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।